गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है अब क्लोज होने वाला है। और जो करंट ईयर हमारा अभी चल रहा है 24-25, उसका लास्ट मंथ है मार्च। 31 मार्च तक आपको अपनी सारी बुक्स को क्लोज करना है, अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है 1 अप्रैल को। तो आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार में हम समझेंगे कि अगर आप बिजी यूजर हैं तो आप बिजी में अपने फाइनेंशियल ईयर को कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए, 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा और इसके बाद 1 अप्रैल को आपको अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में बिलिंग स्टार्ट करनी होगी। और न्यू फाइनेंशियल ईयर में बिलिंग स्टार्ट करनी है तो आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने के बाद 1 अप्रैल से आप अपनी बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या क्या स्टेप आपको लेने होंगे, ये सब इस वेबिनार में हम देखेंगे, समझेंगे। और ध्यान से सुनना आपको इस वेबिनार को, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि फाइनेंशियल ईयर कैसे जनरेट किया जाता है, बिजी में कैसे चेंज किया जाता है, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वेबिनार को हम स्टार्ट करते हैं। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, इस वेबिनार को पहले ध्यान से सुनिए, सारे क्वेश्चंस देखिए, हमने इसमें प्रेजेंटेशन में सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी डाउट, जितने भी इश्यूज आते हैं, वो सारे हमने ऑलरेडी नोट किए हुए हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। बाकी आपके कोई भी क्वेरीज होती है वेबिनार से रिलेटेड, कोई भी आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे वर्बली भी पूछ सकते हैं, और Q&A में आप लिख के भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारे जो इस वेबिनार में मेरे जो कॉलिग हैं सूरज नैयर, ये आपको रिप्लाई करेंगे आपके जितनी भी क्वेरीज होंगी। बाकी सेशन के एंड में आप अपने रेज हैंड का ऑप्शन आता है आपके पास, उसको आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अनम्यूट करके और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके वेबिनार। और जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज आप नोट करते रहिए। इसके बाद हम एंड में इस सारी क्वेरीज को आपकी ले लेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, 1 अप्रैल को हमें न्यू फाइनेंशियल ईयर जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ जो सावधानी बरतनी होगी, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको आपको करना होता है, ताकि आपका फाइनेंशियल ईयर करेक्टली, आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो जनरेट हो सके और आपके जितने भी बैलेंसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सके। अब देखिए, इस साल जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपकी अकाउंट्स लेजर हैं, जो भी आपके आइटम मास्टर हैं, इनके क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च तक जो भी होंगे, जैसे कि आपने किसी को सामान बेचा है, वो 31 मार्च तक जो भी सामान बेचा हुआ उसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा लेजर का। कितना कैश आपके रिजर्व में पड़ा हुआ, कितना बैंक में बैलेंस है, कितनी आपकी इन्वेंट्री है, 31 मार्च तक आपको ये सारी चीज फाइनलाइज करनी है। इसके बाद 1 अप्रैल को आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या सावधानियां होती है जो आपको लेनी होती है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले बिजी में। सबसे पहले देखिए, आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको फाइनलाइज कर लीजिए। फाइनलाइज करने का मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई आपकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है 31 मार्च तक, आप उसको, हो सके तो आप उसको 31 मार्च से पहले उसको बिजी में पोस्ट कर लीजिए। चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपकी, वो ट्रांजेक्शन आपकी सेल भी हो सकती है, वो परचेज भी हो सकती है, पेमेंट भी हो सकती है, रिसीट भी हो सकती है। हो सकता है कि वो अभी ट्रांजेक्शन आपकी नहीं हुई हो, आपको आगे वो ट्रांजेक्शन आपकी हो, तो आप फाइनेंशियल दोबारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाकर वो ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं। बट जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हो चुकी है बट आपने बिजी में उनको पोस्ट नहीं किया है, तो उसको आप फाइनलाइज कर लीजिए। जैसे कि सपोज कोई परचेज आपने की थी, आपने परचेज करके लाए कोई भी मटेरियल, बट आपने बिजी में उसकी एंट्री पोस्ट नहीं की, तो उस केस में क्या है, आपको अपनी जो ट्रांजेक्शन है, जो भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है, जो आपने किसी पर्ची पे लिखी हुई है, या फिर वो ट्रांजेक्शन हो चुकी है एक्टिविटी बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको आप बिजी में फाइनलाइज कर लिए। 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन है उसको फाइनलाइज कर लीजिए। नेक्स्ट रहता है कि ईयर एंड में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, जिनको मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन सी एंट्रीज होती है जो आपको 31 मार्च को ही करनी होती है। उनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स है उनको वेरीफाई कर लीजिए। अब वो रिपोर्ट देखिए क्या क्या हो सकती है, आपकी सेल्स की रिपोर्ट हो सकती है, आपकी परचेज की रिपोर्ट हो सकती है, आपकी रिसीट या पेमेंट की आपकी जो है रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपके जीएसटी की रिपोर्ट हो सकती है। उनको आप वेरीफाई कर लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए नॉर्मली कि हाँ मेरी सारी रिपोर्टिंग ओके है, सारा डाटा मेरा अप टू डेट है। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वेरीफाई कर लीजिए अपनी रिपोर्ट्स को, सेल्स की समरी वमरी सब चीज, अपनी डे बुक, हाँ की सब चीज मेरा ओके है बिल्कुल एकदम, रिकंसाइल कर लीजिए। उसके बाद आप आके, जैसे कि रिकंसिलेशन जीएसटी का रिकंसिलेशन है या फिर आपका इन्वेंट्री का रिकंसिलेशन, इन सबको वेरीफाई कर लीजिए। एंड द लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज
आपको फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने से पहले आपकी कंपनी का आपको बैकअप लेना कंपलसरी है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर एक प्रोसेस होती है, मतलब जब आप चेंज करते हैं फाइनेंशियल ईयर, एक प्रोसेस रहती है कि आप 31st से आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने बैलेंसेस को 1 अप्रैल को, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है आपका सिस्टम जो है इस प्रोसेस में चलते चलते आपका सिस्टम जो है बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, मतलब आपकी सपोज लैपटॉप में कुछ इश्यूज आ जाए, कंप्यूटर में इश्यूज आ जाए, तो जिसके कारण आपका डाटा करप्ट ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे मेन चीज है कि आपको डाटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑटोमेटिक बैकअप कॉन्फ़िगर किया हुआ बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बैकअप कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आप इसको मैनुअली बैकअप जरूर लीजिए। अब मैनुअली बैकअप आप कई तरीके से ले सकते हैं, आप सब जानते हैं कि आप कॉम फोल्डर को कॉपी कर लीजिए या फिर बिजी से बैकअप ले लीजिए। और बैकअप हो सके तो आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस में भी लेके रखिए, आप पेन ड्राइव में या फिर कोई हार्ड डिस्क है आपकी या गूगल ड्राइव है, इस पर आप बैकअप जरूर लेके रखिए ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। कल को अगर आपको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज मैंने किया था वो ठीक से नहीं हुआ है, तो आप बैकअप को रिस्टोर करके दोबारा वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो बैकअप लेना बहुत जरूरी है। तो ये 4 आपको जो बेसिकली सावधानियां हैं जो आपको लेनी होंगी फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले, फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने से पहले। सबसे पहले अपनी पेंडिंग ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, जितनी भी ईयर एंड की एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जो हम आगे भी देखेंगे, इनको आप कर लीजिए। रिपोर्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए, प्लस आप अपना बैकअप लीजिए, उसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि आपको जो है ईयर एंड की कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है उनको आप कर लीजिए ताकि आपके बैलेंसेस जो है वो करेक्टली फॉरवर्ड हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि सबसे पहली चीज होती है कि आपको अपनी फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आप सब जानते हैं कि 2 तरीके की एसेट्स होती है हमारी, फिक्स एसेट और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट में क्या क्या आते हैं आप चैट में मुझे लिख के बताइए, क्या आपकी फिक्स एसेट होगी। चैट में आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं आपको यहाँ पर चैट में अलाउ करता हूँ। चैट में आप मैसेज कर सकते हैं, फिक्स एसेट क्या होगी आपकी, बताइए। बिल्कुल, कई पार्टिसिपेंट्स ने रिप्लाई किया है, कार, फर्नीचर। देखिए, जो भी आपकी संपत्ति है, जितनी भी फिक्स रहती है, जिनको आप बार बार परचेज नहीं करते, वो आपकी फिक्स एसेट होती है। करंट एसेट आप समझते हैं कि आपका जो बैलेंस इसका डेली कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो करंट एसेट होती है, जैसे कैश बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन आप किस पे चार्ज करते हैं, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं। तो कैसे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, बिजी में आते हैं। सबसे पहले बिजी में अपनी कंपनी ओपन करते हैं और हमारी ये कंपनी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए कितना सिंपल है बिजी में डेप्रिसिएशन को चार्ज करना, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, देखिए ईयर एंड एडजस्टमेंट की एंट्रीज कर रहे हैं, पहली एडजस्टमेंट है ये। आप देख सकते हैं कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ईयर एंड जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, तो आपको कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। तो पहली एंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आप फिक्स एसेट पे चार्ज कर लीजिए ताकि आपकी जो फिक्स एसेट की वैल्यू है उसको आप डेप्रिशिएट कर दीजिए, कम कर दीजिए। जो कि एक तरीके से रूल होता है, अकाउंटिंग रूल, कि आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज करते हैं तो आपको फिक्स एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट जो होता है वो कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए होता है, इनकम टैक्स एक्ट बाकी सबके लिए होता है। तो देखिए कि आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में आप आएंगे, डिस्प्ले में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे, डेप्रिसिएशन चार्ट इनकम टैक्स एक्ट, एंटर करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले में जाएंगे आप, डेप्रिसिएशन चार्ट, इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने कंपनीज एक्ट फीचर को इनेबल किया तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट कंपनीज एक्ट नहीं होता, आपका इनकम टैक्स एक्ट ही होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट पे ओके करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन का आपका अकाउंट है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको सिलेक्ट करना होता है अपने अकाउंट की लिस्ट में से। ओके करेंगे और आपका देखिए डेप्रिसिएशन चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर 3 फिक्स एसेट्स हैं, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, आप देख सकते हैं। और सेकंड कॉलम में आप देखेंगे इसका रेट आपको शो हो रहा है, 40%, 10%, 15%। ये रेट आपको कहाँ से मिलेगा, ये रेट आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि अगर आपके फिक्स एसेट कंप्यूटर है, वैन है, व्हीकल है, आपकी फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट एंड बिल्डिंग, जो भी आपकी फिक्स एसेट है उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या अपने सीए अकाउंटेंट से कंसल्ट भी कर सकते हैं कितना डेप्रिसिएशन पे लगता है। अब देखिए डेप्रिसिएशन 40% मैंने कहां पर स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पर जब हम कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप विंडो आती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द अकाउंट कंप्यूटर। यहाँ पर आप अपना डेप्रिसिएशन का रेट बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर पर 40% डेप्रिसिएशन लगता है, जो कि आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं।
तो ये आप यहाँ पर बता देंगे। अकाउंट मास्टर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में जो अकाउंट होता है हमारा लेजर, जहां पर हम क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करेंगे या फिर क्रिएट करते हैं टाइम भी, जो भी फिक्स एसेट होती है वहां पर हमें बताना होता है कितना इसका डेप्रिसिएशन इस पर हमें चार्ज करना है। तो ये डेप्रिसिएशन रेट है जो हमने सारे फिक्स एसेट के अंदर बताया हुआ है। तो देखिए सब कुछ ऑटोमेट है, आपने रेट बता दिया। अब रेट बताने के बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल शॉर्टकट की है F4, जो कि आप नीचे भी देख सकते हैं बॉटम में यहाँ पर F4 पोस्ट डेप्रिसिएशन वाउचर। इसको आप प्रेस करेंगे, बिजी आपसे पूछेगा कि आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करनी है। आप यहाँ पर ऑल अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं जो लास्ट में आपके डेप्रिसिएशन की यहाँ पर वैल्यू भी शो हो रही है कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना। तो यहाँ 24,000, 18,000, 6,000, जो भी आपको ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बिजी ओके करेंगे और आपके डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। डेप्रिसिएशन चार्ट आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको F4 शॉर्टकट की प्रेस करनी है और आपको एंट्री पोस्ट करनी है। आपको मैनुअली कुछ काम नहीं करना है। अब देखिए डेप्रिसिएशन का लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों फिक्स एसेट के लिए हमारे डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट हो चुकी है। हमने ये डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, बस F4 की प्रेस करिए डेप्रिसिएशन चार्ट में जाके और एंट्री हमारी पोस्ट हो चुकी है। तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले करनी होती है, जिसमें आप अपनी फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब देखिए स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है। लास्ट वीक भी हमने एक वेबिनार किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको अपनी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी होती है। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो आपकी इन्वेंट्री बुक्स में है, मतलब बिजी में जो भी आपकी इन्वेंट्री है, देख लेते हैं उसको भी। बिजी में रिपोर्ट पे आते हैं, स्टॉक स्टेटस, और यहाँ पर मैं अपनी रिपोर्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी इन्वेंट्री है कि मेरी ओपनिंग स्टॉक कितनी थी, मेरी इन कितनी हुई, मतलब मैंने परचेज कितना किया माल, उसके बाद मैंने बेचा कितना, क्वांटिटी आउट कितनी, और लास्ट मेरी क्लोजिंग कितनी बची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग बची है, क्लोजिंग का मतलब है कि इतनी मेरी स्टॉक अभी मेरे बिजी में शो हो रही है कि जो प्लास्टिक बोतल 1000 ml है, ये मेरे पास 33 पीसेस रखे हुए, 37 पीसेस मेरे पास रखे हुए। अब देखिए 37 तो मेरे पास बुक में शो हो रहे हैं, मतलब मेरी बिजी में शो हो रहे हैं, बट हो सकता है फिजिकली ये कम हो या ज्यादा हो। फिजिकली मैंने काउंट किया, हो सकता है मेरी शॉप पर कोई काम करते थे, उन्होंने चोरी कर ली, खो गई मेरे से, या फिर डैमेज हो गई, तो ये मेरे पास 35 ही बची। हो सकता है कि इन्वेंट्री कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। ज्यादा मतलब कि सपोज आपने पहले एडजस्ट कर लिया था लेकिन आपको दोबारा मिल गया तो ज्यादा हो जाएगी। तो फिजिकल स्टॉक जो है आप अपने काउंट कर लेते हैं फिजिकली कि जो मेरे आइटम्स हैं वो कितनी मेरे पास स्टॉक अभी फिजिकली रखी हुई है, रियल में कितनी स्टॉक है और बुक में कितनी है। अब दोनों में मिसमैचेस तो हो ही सकते हैं। देखिए बुक्स में तो आप जब सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो आपकी इन्वेंट्री की मूवमेंट होगी, बट फिजिकली तो इन्वेंट्री आपकी खो भी सकती है, चोरी हो सकती है, और वो डैमेज भी हो सकती है, या फिर आपने रिटर्न कर दिया, ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं की, या फिर ट्रांजेक्शन गलत पोस्ट कर दी। तो इस तरीके से मिसमैचेस आ जाते हैं आपकी रियल इन्वेंट्री में और आपकी बिजी की या फिर बुक की इन्वेंट्री में। बिजी की इन्वेंट्री मतलब कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वहां पर आप जो है स्टॉक और आपकी रियल स्टॉक में हमेशा मिसमैच आ जाते हैं। तो उसको आप कैसे बिजी में एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन्स में जाना होगा, और यहाँ पर आपका लास्ट हम देख सकते हैं फिजिकली स्टॉक का वाउचर है। एंटर करेंगे, ऐड करेंगे, और देखिए आपके पास अगर मल्टीपल मटेरियल सेंटर है, गोडाउन है, स्टोर है, तो आप कोई गोडाउन वाइज और मटेरियल सेंटर वाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कोई वाउचर नंबर डाला, 31 आपने लास्ट डेट यहाँ पर एंटर कर दी, और आपको एडजस्टमेंट कहाँ पर करनी है, गोडाउन के आपकी स्टॉक को आपको एडजस्ट करना है या मेन स्टोर की स्टॉक को एडजस्ट करना है। तो आप मटेरियल सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे, सीरीज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ये डाउन एरो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने जितने भी आइटम्स हैं उनको लोड कर लेंगे। ये मैंने शो करके इनको लोड कर लिया। तो लास्ट वीक हमने वेबिनार किया था, इसमें आपको डिटेल में दिख जाएगा किस तरीके से फिजिकल इन्वेंटरी एडजस्ट होती है। मैं भी आपको सिर्फ ओवरव्यू यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि पहले ही आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक बोतल 100 ml मेन स्टोर में कितनी है, ये 17 है टोटल। मैंने आपको दिखाई थी 37 गोडाउन प्लस मेन स्टोर की, बट यहाँ पर जो सिर्फ मेन स्टोर है उसकी आप स्टॉक देख सकते हैं 17 है, बट मैंने यहाँ पर स्टोर में काउंट किया तो मुझे ये सिर्फ मिली 16। तो देखिए एक का डिफरेंस शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही जो दूसरी बोतल थी ये मेरे को मिली 214, ये एक ज्यादा मिल गई। तो इस तरीके से आप जो है बाकी हम हटा देते हैं। बाकी 2 आइटम है, बस मुझे इन्हीं में एडजस्टमेंट करनी है। मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद आप देखेंगे ये मैंने सेव कर दिया। अब डिस्प्ले में जाते हैं और हम यहाँ पर ऑल आइटम 1MC मेन स्टोर की हम 31 मार्च तक की इन्वेंट्री देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लास्टिक बोतल 100 ml थी, पहले यहाँ पर कितनी शो हो रही थी 17, अब जहाँ यहाँ पर है मेन स्टोर में 17, और यहाँ पर
अब कितनी हो गई, 16 हो गई, एडजस्ट हो गई ऑटोमेटिकली, यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली स्टॉक जनरल वाउचर पोस्ट हो गया और यहाँ पर ये एक जनरेट हो गया, ये कंज्यूम आइटम। तो इस तरीके से आप स्टॉक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल स्टॉक वाउचर के थ्रू जनरेट या कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं स्टॉक, तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक जनरल का वाउचर भी है, यहाँ पर भी जाकर आप अपनी इन्वेंट्री को जनरेट या कंज्यूम करके अपनी इन्वेंट्री को बराबर कर सकते हैं, मतलब बुक स्टॉक को अपने फिजिकल स्टॉक से मैच कर सकते हैं। तो इसको हमने मैच कर लिया। टोटल देख लेते हैं, अभी हमने सिर्फ मेन स्टोर की देखी थी और यहाँ पर मैं ऑल एमसी की देख लेता हूँ। तो देखिए पहले 37 थी, अब 36 हो चुकी, दोनों की मिला के गोडाउन प्लस मटेरियल मेन स्टोर। तो इस तरीके से मेरी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी यहाँ पर हो गई है। तो आप देख सकते हैं पहले हमने डेप्रिसिएशन को यहाँ पर एक तरीके से चार्ज कर लिया, दूसरा हमने स्टॉक की एडजस्टमेंट कर ली, तीसरी एडजस्टमेंट है कि हमारे जो भी लोन चल रहे हैं बिजनेस पर, हमने बैंक से लोन किया है, किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है, अपनी कंपनी पर कोई कॉर्पोरेट लोन लिया है, तो उस लोन का इंटरेस्ट हम एडजस्ट कर लें, इंटरेस्ट की हम पोस्टिंग की एंट्री कर लें, चाहे इंटरेस्ट हम बाद में पे करें बट इंटरेस्ट जनरेट करके रख लें उस फाइनेंशियल ईयर का। तो देखिए यहाँ पर एक कंपनी पे लोन चल रहा है, मैं आपको लोन दिखा देता हूँ। ये कंपनी है जनता फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने लोन दिया था, हमने लोन की यहाँ पर एंट्री की हुई है, आप देख सकते हैं कि लोन 1 लाख रुपए का लोन हमने लिया था, किससे, जनता फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। अब हमें इसका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर पूरे जितना भी इंटरेस्ट हमारा बन चुका है, जैसे कि हमने ये जो लोन लिया था ये हमने लिया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर अब तक का कितना इंटरेस्ट, इस फाइनेंशियल ईयर तक कितना इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है, इंटरेस्ट जो है बन चुका है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आते हैं, प्रोडक्ट बेसिस जनता फाइनेंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और जितना भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेट होता है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है 12% आप यहाँ पर डाल देंगे, अपने फाइनेंशियल के डेज डाल देंगे और यहाँ पर देखिए टोटल 180 दिन का कितना इंटरेस्ट यहाँ पर बन गया है, तो आप देख सकते हैं। तो बिजी में इंटरेस्ट की एंट्री भी पोस्ट करना बहुत आसान है। F4 की आप नीचे बॉटम में देखेंगे ऑप्शन भी शो हो रहा है, F4 पोस्ट इंटरेस्ट वाउचर, ओके करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, ये विंडो आपकी पॉपअप हो जाएगी, यहाँ पर आप जनरल वाउचर ले लेंगे और 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट जो है इस लोन पर बन चुका है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम जो हमारा अकाउंट है, इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरीके से एक्सपेंस होता है बिजनेस का, जो भी आप ब्याज देते हैं वो एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है आपका बिजनेस का। तो आप इंटरेस्ट इन लोन का एक लेजर यहाँ पर क्रिएट करके सिलेक्ट कर देंगे, इसके बाद ओके कर देंगे और बिजी आपकी इंटरेस्ट की एंट्री भी पोस्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि टोटल मुझे अभी तक उसको कितना पैसा देना था, 1 लाख रुपए देना था। अब आप देखेंगे मैं लेजर ओपन करता हूँ जनता फाइनेंस का, तो टोटल आप देखिए 1 लाख रुपए मुझे उसका प्रिंसिपल अमाउंट है और 5,918 रुपए ये मेरा वाउचर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया इंटरेस्ट का, जो मैंने अभी जनरेट किया है। तो टोटल मेरा कितना इंटरेस्ट बना है वो भी ऐड हो गया। अब मुझे टोटल इसको कितने पे करने, 1,05,918 रुपए। तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी ऐड कर दी मैंने उसके लेजर में, तो इंटरेस्ट की एंट्री भी हम पोस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है टैक्स की एडजस्टमेंट। अब देखिए जीएसटी आप मेंटेन करते हैं, आप जीएसटी के रेगुलर डीलर है, कंपोजिट डीलर है, तो गवर्नमेंट को आपको कितना जीएसटी पे करना है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट आपको करनी होगी। तो लास्ट क्वार्टर, जैसे कि आप क्वार्टर वाइज रिटर्न फाइल करते हैं, मंथ वाइज रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे कि अगर मैं क्वार्टर वाइज फाइल करता हूँ, सबसे पहले मैं इस क्वार्टर की जीएसटी समरी को ओपन करूँ, तो 1 जनवरी टू 31 मार्च मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप जीएसटी समरी ओपन कर लिए। जीएसटी समरी में देख सकते हैं टोटल मेरा कितना पेबल बन रहा है, इनपुट टैक्स कितना, आउटपुट टैक्स कितना, इसको मुझे एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्टमेंट आप सब जानते हैं, बिजी में एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। F4 की सिंगल एक F4 की है जिसको आप वाउचर पोस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में जाके हम जीएसटी समरी में जाके F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसे सीजीएसटी इनपुट था, सीजीएसटी आउटपुट है, जीएसटी इनपुट है, जीएसटी आउटपुट है, आईजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी आउटपुट, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। 31 मार्च को हमने ओके ओके करना है बस खाली, और वाउचर ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाए। देखिए ऑटोमेटिक जनरेट होके आ गया, कोई अमाउंट की कैलकुलेशन हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं। ये अकाउंटेंट और सीए जितने भी होते हैं प्रोफेशनल्स, उनके लिए बहुत यूजफुल फीचर होता है कि जीएसटी की एडजस्टमेंट की एंट्री आप बाय शॉर्टकट की कर सकते हैं, आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं। बस आपको ट्रांजेक्शन को एक बार देखना है और सेव कर देना। आपकी ये देखिए टैक्स की एडजस्टमेंट, मतलब इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। दोबारा F4 की प्रेस करेंगे और हम क्रॉस एडजस्टमेंट करेंगे इस बार। तो क्रॉस एडजस्टमेंट में कोई लेजर शो नहीं हो रहा, तो मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें एक और एंट्री होगी एडजस्टमेंट की, जीएसटी पेमेंट। तो सबसे पहले आपको इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करना है, क्रॉस एडजस्टमेंट करना है, अगर टीडीएस टीसीएस का कोई भी एडजस्टमेंट करना होता है तो वो भी आप कर सकते हैं F4 की से। बाकी लास्ट एंट्री होती है जीएसटी की एडजस्टमेंट की, कि आपको जीएसटी का पेबल अकाउंट में इसको भेजना है।
तो आप यहाँ पर इसको जर्नल वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे 31 मार्च। और देखिए तीनों टैक्स जो आउटपुट है आपको गवर्नमेंट को पे करने, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। और अभी आप इसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट आपको इसको पेबल अकाउंट में भेजना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो इसके लिए आप जीएसटी पेबल अकाउंट लेजर एक क्रिएट कर सकते हैं अंडर करंट लायबिलिटी, या फिर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में। तो जीएसटी पेबल में ये आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से इस क्वार्टर का जो जीएसटी का अमाउंट बन रहा है उसको आपने एक मर्ज करके एक अकाउंट में डाल दिया, ताकि आप उसकी पेमेंट फिर आप इकट्ठी कर सकें। ये आप इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो हमारा जो जीएसटी की एडजस्टमेंट है वो भी बन चुकी है। देखिए F4 की प्रेस करनी होती है और यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस आपको एंटर एंटर करके एंट्री को जनरेट करना है। तो इस तरीके से जीएसटी की एडजस्टमेंट की एंट्री भी आप कर लेंगे। तो ये एंट्री आप 31 मार्च को करते हैं ताकि आपकी बुक्स को आप क्लोज कर सकें। और सबसे लास्ट जो एडजस्टमेंट रहती है वो होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रांसफर। अब देखिए आपको उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है इसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ये भी एक लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले करनी होती है। तो अब बिजी में आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च। और यहाँ पर हमने सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट की अमाउंट भी आ रही है और आप देख सकते हैं। तो टोटल कितना प्रॉफिट है इसको आप नोट करके रख लेंगे। टोटल प्रॉफिट आपका 46,04,083। ये आपका एक तरीके से प्रॉफिट है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया तो वो बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको आपको ट्रांसफर करना होता है किसके अंडर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अभी कैपिटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो कितनी है, 1,21,65,018 रुपए। अब जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक जर्नल वाउचर पोस्ट करना होगा। एंटर करेंगे, ऐड किया 31 मार्च को, और यहाँ पर हमने क्या किया, डेबिट करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस। और कितनी अमाउंट थी, 46,04,083। ये प्रॉफिट की अमाउंट थी आपकी। कहाँ एडजस्ट करेंगे इसको, कैपिटल अकाउंट के अंदर भेज देंगे। तो डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को और क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और इसको हम सेव कर देंगे। अब आपकी कैपिटल की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आप देख सकते हो। कैपिटल का लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैपिटल में भेज दिया। तो ओपनिंग हमारा कैपिटल कितना था, 1,21,65,000। और यहाँ क्लोजिंग में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऐड होने के बाद कितना का क्लोजिंग बैलेंस बन चुका है। तो इस तरीके से कैपिटल की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगी। अब इसको आपको विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते प्रॉफिट को। तो इस तरीके से आप सारी एडजस्टमेंट की एंट्री पोस्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको ईयर एंड की जो एडजस्टमेंट होती है, 5 एंट्रीज जो है आपकी मैंडेटरी होती है, आपको करनी ही करनी है। एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एक आपको स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है, आप इंटरेस्ट को जो जनरेट कर लेंगे, इसके बाद टैक्स की एडजस्टमेंट कर लेंगे, और जितना भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसको आप कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, ताकि आपका जितना भी बैलेंस है वो करेक्टली फॉरवर्ड हो। ये सारी एडजस्टमेंट आप करने के बाद जब फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो सारा ओपनिंग बैलेंस जो है बिल्कुल एकदम, आपकी जो बुक्स हैं वो सारी क्लोज हो जाएंगी इस फाइनेंशियल ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में एकदम फ्रेश बैलेंस जो है आपका फॉरवर्ड होगा, करेक्ट बैलेंस फॉरवर्ड होगा। अदरवाइज आपको ये एडजस्टमेंट फिर बाद में जो अकाउंट्स होते हैं उनको मिसमैचेस आते हैं, कि क्या इश्यूज आ रहे हैं या फिर अकाउंट्स गलत होते हैं, तो इन्हीं वजह से होते हैं कि आपने ईयर एंड की एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं की होती। तो ये एंट्रीज अगर आप एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं तो आपको कभी भी आपका जो बैलेंस है वो मिसमैच नहीं होगा और बैलेंस बिल्कुल करेक्टली फॉरवर्ड होगा। तो ईयर एंड की एडजस्टमेंट एंट्रीज आप कर लेंगे। आफ्टर दैट आपको फाइनेंशियल ईयर की चेंज करने की प्रोसेस जो है वो करनी है, आपको नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट करना है। तो यहाँ तक आपको, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, इसके बाद आपको कौन कौन सी ईयर एंड की एडजस्टमेंट करनी है, और इसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर जनरेट करेंगे। तो इसके बाद आप बैकअप ले लेंगे डाटा का। डाटा बैकअप लेने के लिए आप सब समझते हैं, स्टेप आपको पता है। यहाँ पर तीसरे नंबर पे ऑप्शन है बैकअप डाटा, एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे, और यहाँ पर अपनी कंपनी को सिलेक्ट करके आप फोल्डर सिलेक्ट करेंगे, पेन ड्राइव या ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है आपकी, उसको आप यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई करेंगे और ओके कर देंगे, आपका बैकअप वहाँ चला जाएगा। इसके बाद आप अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज और है कि आप फाइनेंशियल ईयर जब चेंज करें तो आप हाउस कीपिंग में जाके एक बार बैलेंस जो है उसको अपडेट जरूर कर लीजिए। जितने भी मास्टर हैं उनके बैलेंस को अपडेट मास्टर बैलेंस चला के आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ताकि सारी फाइल्स जो हैं वो रिफ्रेश हो जाए। अब ये सारी फाइल्स रिफ्रेश हो चुकी है, सारे बैलेंसेस रिफ्रेश हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, और यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन है चेंज फाइनेंशियल ईयर। एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर एंटर करेंगे इस ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो आपका 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2000 जो है 24 से 25 तक था।
31 मार्च 2025 तक था। अब जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप 1 अप्रैल 2025 डेट आप देख सकते हैं शो हो रही है। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे और एक पॉपअप विंडो आएगी, यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम दिस डेट। ओके करेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को आप स्टार्ट करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि आपके जितने भी फाइनेंशियल ईयर जो है उनको फाइनेंशियल ईयर को ये जनरेट कर रही है, जितने भी आपके मास्टर्स हैं उनके बैलेंस को अपडेट करके नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर रही है। तो थोड़ा सा एक नॉमिनल टाइम लेती है और आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो जनरेट हो जाता है। ये देख सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो रहा है और जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो जाएगा, आपके जितने सारे बैलेंसेस हैं अपडेटेड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके न्यू फाइनेंशियल ईयर में एज ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। जैसे कि इस साल में कोई लेजर था, उसका क्लोजिंग बैलेंस था, जैसे कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस 1 लाख रुपए क्लोजिंग था, तो नेक्स्ट ईयर में वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सारे मास्टर देखिए यहाँ पर सारी प्रोसेस चल रही है और सारे मास्टर्स के नाम भी शो हो रहे हैं आपको। और आपका ये फाइनेंशियल ईयर आप देख सकते हैं, ये आपका फाइनेंशियल ईयर सक्सेसफुली आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, सक्सेसफुली आपका फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फाइनेंशियल ईयर को जनरेट करने के लिए। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब नीचे आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद आपके जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको नीचे बॉटम में शो होगा कि अब जो फाइनेंशियल ईयर ओपन है कंपनी में वो है 2025-26, जो कि मेरा न्यू फाइनेंशियल ईयर है। बुक्स आप चेक करेंगे, बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेरी बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ चुका है। देखिए ओपनिंग बैलेंस आ चुका है। जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट किया था वो देख सकते हैं आप, कैपिटल में एडजस्ट होके ऊपर ओपनिंग बैलेंस बन चुका है। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में ये सारा बैलेंसेस मुझे शो हो रहा है। इसको मैं डिटेल में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारा ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। देखिए ओपनिंग और सीधा क्लोजिंग शो। डेबिट और क्रेडिट अब मेरा कुछ नहीं है क्योंकि अभी मेरा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है। जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो डेबिट और क्रेडिट में मेरे अमाउंट आ जाएंगे और बाकी मेरे जितने भी बैलेंस है वो ओपनिंग में शो हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर का ये क्लोजिंग था, करंट ईयर में अब आके ये ओपनिंग बन गया है। स्टॉक की रिपोर्ट देखते हैं हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी ओपनिंग स्टॉक बन के आ चुकी है। मैं डिटेल वाली रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक आपकी आ चुकी है। तो देखिए हमने स्टॉक को एडजस्ट किया था, 37 से 36 हो गई थी हमारी स्टॉक और यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक बन के आ चुकी है 36। इस तरीके से मेरा फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो जाएगा और मेरे जितने भी क्लोजिंग बैलेंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड होके अब न्यू ईयर में एज ओपनिंग बन जाएंगे। अब मैं अपनी 1 अप्रैल को बिलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सेल्स वाउचर ओपन करूंगा और देखिए 1 अप्रैल 2025 से मैं अपनी बिलिंग स्टार्ट कर लूँ या अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन उसको स्टार्ट कर लूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको आपको करना है फॉलो और आपका फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो जाए। तो ये थी फाइनेंशियल ईयर स्विच करने की, फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने की प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आई होगी। कहाँ से ऑप्शन मिलता है आपको, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू ईयर, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और अपना फाइनेंशियल ईयर जनरेट कर देंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ इश्यूज वगैरह भी फेस होते हैं कस्टमर्स को, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में रखे हुए हैं, इनको आप देखिए ताकि आपकी जितनी क्वेरीज हैं ऑलमोस्ट वो क्लियर हो जाए। सबसे पहली क्वेरी है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू स्विच टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। देखिए एक बार फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो गया तो फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने के बाद आप इस फाइनेंशियल ईयर में काम करना स्टार्ट कर देंगे। इन केस आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में बैक जाना हो, वापस जाना हो, तो आप क्या करेंगे। देखिए जैसे कि अभी मेरा करंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर ओपन है, 2025-26, और अगर मुझे दोबारा जो है स्विच करना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में, तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है इसको करने के लिए। या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, चेंज फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, इस पर आप एंटर कर दीजिए तो आपको बिजी बता देगा डू यू वांट टू स्विच। तो आप ओके करेंगे तो आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे। अब देखिए जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्विच होगा, ओके करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप नीचे लिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो अभी तक 25-26 था वो 24-25 हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी वाउचर्स हैं, अब आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर ये देखिए। तो ये अब हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा शो हो रहा है। ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो ये देखिए ट्रायल बैलेंस हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ओपनिंग भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है, डेबिट क्रेडिट भी आ रहा है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर का डाटा मेरा ओपन हो चुका है। कोई अगर मुझे ट्रांजैक्शन करनी है प्रीवियस ईयर में जो पेंडिंग रह गई थी, तो उसको मैं यहाँ पर वापस कर सकता हूँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाके। कोई ऐसी थी 31 मार्च से पहले की ट्रांजेक्शन थी और मैं करना भूल गया, तो मैं स्विच करके उसको दोबारा पोस्ट कर सकता हूँ। मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर प्रीवियस खुल जाएगा। अब देखिए अगर
मैंने आपको बताया कि एक तो ऑप्शन ये है कि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कैसे जा सकते हैं, कि आप चेंज फाइनेंशियल जाके आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप F11 की प्रेस करेंगे और स्विच टू फाइनेंशियल ईयर, देखिए एंटर करेंगे और आप स्विच हो जाएंगे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में। तो F11 शॉर्टकट की भी प्रेस करके आप प्रीवियस ईयर में आ गए, अब F11 की दोबारा प्रेस करेंगे तो आप करंट ईयर में आ गए। तो दो तरीके से आप अपने फाइनेंशियल ईयर को स्विच करके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जा सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर में F11 प्रेस करेंगे आपको ऑप्शन दिखाएगा बिजी, तो जिस फाइनेंशियल में आपको जाना है उस पर सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर विदाउट कैरिंग बैलेंसेस। देखिए अभी मैंने आपको बताया जो भी फाइनेंशियल ईयर मैंने जनरेट किया, इसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो के नेक्स्ट ईयर में या न्यू ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन गया। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल ईयर तो जनरेट करूं बट मुझे कोई बैलेंस वगैरह नहीं चाहिए, आप सिर्फ बिलिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, आप कोई अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं कोई बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि जितने भी मास्टर्स हैं, अकाउंट्स हैं, लेजर हैं, ये सिर्फ फॉरवर्ड हो जाए बट कोई बैलेंस फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो ये भी हम देखते हैं। और ये हमारी दूसरी कंपनी है विदाउट कैरिंग बैलेंसिंग, इसको ओपन करते हैं। अभी इसमें एक ही फाइनेंशियल ईयर है, आप देख सकते हैं 2024-25, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर है। और मैं आपको बैलेंस शीट वगैरह या लेजर ट्रायल बैलेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बैलेंसेज हैं, क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहे हैं हर मास्टर्स के। स्टॉक भी देखेंगे तो स्टॉक भी शो हो रही है, ये देख सकते हैं आप, स्टॉक भी आ रही है। बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की रिपोर्ट भी ओपन हो रही है, मतलब सारे बैलेंसेस मेरे आ रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो उसमें बैलेंसेस नहीं फॉरवर्ड होने चाहिए, कोई भी, सिर्फ मास्टर्स फॉरवर्ड होने चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मास्टर हो जाए, बट कोई भी बैलेंसेस ना आए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट करेंगे, एंटर करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन शो हो रहे हैं क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं, कैरी न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। और इसी में एक दूसरा ऑप्शन भी है, डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस। आप चाहते हैं कि जो लेजर है उसका बैलेंसेस तो चला जाए बट जो आइटम मास्टर है उसकी स्टॉक का बैलेंस नहीं जाना चाहिए, तो आप डोंट कैरी स्टॉक जो आइटम बैलेंस है इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट न्यू ईयर ओनली और डोंट कैरी बैलेंसेस पे क्लिक कर सकते हैं तो ना आइटम और ना ही लेजर किसी का भी बैलेंस फॉरवर्ड नहीं होगा। इसको हम देखेंगे, ये हमने स्टार्ट की प्रोसेस और देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो जाएगा और आपके बैलेंसेस फॉरवर्ड नहीं होंगे। देखिए ये फाइनेंशियल ईयर हमारा जनरेट हो गया सक्सेसफुली, बट अब मैं जो है बैलेंस शीट की रिपोर्ट देखता हूँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक, जीरो, बिल्कुल कोई आपका बैलेंसेस फॉरवर्ड नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट देखते हैं, ये आप देखिए कोई बैलेंस आपका फॉरवर्ड नहीं है, जीरो, बिल्कुल ब्लैंक। और स्टॉक की रिपोर्ट देखते हैं, ये देखिए कोई आइटम नहीं, इसमें मैं जीरो आइटम, ये देखिए सब आइटम्स का बैलेंस जो है जीरो, किसी का भी बैलेंस फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि विदाउट बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप इस स्टेप को फॉलो करके आप जो है फाइनेंशियल ईयर को जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हाउ टू कैरी फॉरवर्ड द प्राइसिंग स्ट्रक्चर टू द न्यू फाइनेंशियल ईयर। देखिए अगर आप बिजी में, आप सब जान लें कि आप प्राइसिंग, एडवांस प्राइसिंग स्ट्रक्चर की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप होलसेलर का प्राइस, रिटेलर का प्राइस, क्वांटिटी वाइज प्राइस, पार्टी वाइज प्राइस, पैरामीटर वाइज प्राइस, जो भी आप कन्फिगर करते हैं वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर आप कैसे फॉरवर्ड करें। इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपने जो है कन्फिगर किया था प्राइसिंग स्ट्रक्चर, अब आप इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं, ये एडवांस वाली, और इसमें मैं पुराने फाइनेंशियल ईयर में चले जाता हूँ। ये अच्छा ये नए में चले गए, एक मिनट मैं दोबारा पुराने में चले जाता हूँ, 24-25। इस कंपनी में मैंने फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो जनरल आइटम है मैंने इसमें बताया है कि 2 क्वांटिटी तक को भी लेगा उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 3 क्वांटिटी से ऊपर लेगा उसको 8% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और पैरामीटर वाइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आइटम ले लेते हैं जॉगर्स, और कोई आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हो जैसे कि ये ब्रांड है, इसका साइज इतना है, इसका प्राइस जो है अब इस डेट से इतना होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, पीसीएन वाइज जो भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्राइसिंग स्ट्रक्चर आप कहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन में आप इन्वेंट्री में जाते हैं और यहाँ पर आप आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, यहाँ पर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर देंगे प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपको कैसा चाहिए। अभी मैंने लिखा हुआ आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर, तो जो भी सिलेक्ट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आप आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं जनरल ग्रुप के लिए। जो भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद आप दोबारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरी आइटम प्राइसिंग इन्फो टू फाइनेंशियल ईयर 2025, एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे और आपको कौन सा प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉरवर्ड करना है। तो हम यहाँ पर आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हम इसको ओके करेंगे और ये हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा फॉरवर्ड हो गया। ऐसे पैरामीटर वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ओके करेंगे और ये देखिए फॉरवर्ड हो जाएगा। पीसीएन वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर, तो जो भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड हो जाए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम इन ऑप्शन से फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कैरी फॉरवर्ड पोस्ट डेटेड चेक। पीडीसी जो एंट्रीज रहती हैं उनको कैसे आप फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिए अपनी ओपन करते हैं अपनी, और ये हमारी कंपनी, इसको ओपन कर लिया हमने। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आते हैं अभी 24-25 में। देखिए इस कंपनी में मेरी कुछ एंट्रीज थी जो पीडीसी थी, हम देख सकते हैं पीडीसी एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर पीडीसी डिटेल ऑल बैंक्स। अब देखिए ये मेरी कुछ पीडीसी एंट्रीज हैं, पोस्ट डेटेड चेक एंट्रीज है। ये मेरी पेमेंट की एंट्री है, पीडीसी चेक काटा हुआ है मैंने, और ये मेरी रिसीट की एंट्री है, ये पीडीसी एंट्री है। ये मेरी पोस्ट डेटेड चेक है। अब मैंने जब फाइनेंशियल ईयर चेंज किया था, मैंने जनरेट ऑलरेडी किया हुआ है इसमें, तो मैं जब फाइनेंशियल ईयर जनरेट करूंगा, जनरेट करने के बाद पीडीसी एंट्रीज को कैसे फॉरवर्ड करेंगे आप। तो आपको क्या करना है कि फाइनेंशियल ईयर आपका जनरेट हो जाएगा, जनरेट कर लेना आप सिंपल जैसे करते हैं। इसके बाद आप मिसलिनियस डाटा एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर रेगुलराइज पीडीसी, इस ऑप्शन को आप देख लीजिए, इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे और बिजी आपसे पूछेगा जो प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल ईयर की पीडीसी थी उनको आप जो करंट ईयर है उस पर लाना चाहते हैं। हमने कहा यस और ओके करेंगे, तो देखिए आपकी पीडीसी एंट्री फॉरवर्ड होके यहाँ पर आ जाए। देखिए आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई, पीडीसी की जो एंट्री है वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट है हाउ टू कैरी फॉरवर्ड अनरिकंसाइल्ड बैंक एंट्रीज, बैंक रिकंसिलिएशन। अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन फीचर यूज करते हैं बिजी में, देखिए ये बैंक रिकंसिलिएशन है। अभी आप देखेंगे कोई एंट्री मेरी यहाँ पर नहीं शो हो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो अनक्लियर्ड एंट्रीज थी उनको मैंने फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है। तो ये मेरी वही कंपनी है जिसका मैंने फाइनेंशियल ईयर आपको अभी जनरेट करके दिखाया। यहाँ पर जैसे प्रीवियस ईयर में जाएंगे और प्रीवियस ईयर में डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी अनक्लियर्ड एंट्रीज कई सारी होंगी, ये देख सकते हैं ये कई सारी एंट्रीज यहाँ पर अनक्लियर्ड है, लेकिन अभी ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड नहीं हुई। मैंने फाइनेंशियल ईयर तो जनरेट कर दिया बट इन एंट्रीज को अभी नहीं भेजा है। तो उसको हम कैसे भेज सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, चेंज फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन शो हो रहा है कैरी बैंक रिकंसिलिएशन एंट्रीज टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंटर करेंगे, स्टार्ट किया हमने और जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं आप देखिए फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब हम जाते हैं फाइनेंशियल ईयर, दोबारा यहाँ पर न्यू चेंजेस के साथ फॉरवर्ड कर देते हैं। दोबारा जनरेट नहीं करना, बस सबको न्यू चेंजेस आगे जो है भेजने हैं। और आप देखेंगे जो बैंक रिकंसिलिएशन की एंट्रीज हैं वो अब शो हो जाएंगी। पर दोबारा फॉरवर्ड कर लेते हैं, फॉरवर्ड हो गई। कुछ करते हैं फाइनेंशियल ईयर को, ये आप देख सकते हैं ये आपकी एंट्रीज आ चुकी है। को आप क्लियर करना चाहते हैं F4 की प्रेस करके क्लियर कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज को यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस वाली एंट्री, देखिए ये आपकी ओपनिंग वाली अनक्लियर एंट्री, ये सारी एंट्री मास्टर में आ चुकी है। अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन फीचर यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी बैंक रिकंसिलिएशन एंट्री है उनको भी भेजना अनक्लियर जो है, तो आप उनको भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन है हाउ टू कैरी फॉरवर्ड पेंडिंग आईटीसी टू द नेक्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं वापस। अगर आप बिजी का मंथली आईटीसी टैगिंग वाला फीचर यूज करते हैं, मंथली आईटीसी टैगिंग ट्रांजेक्शन में आप सब जानते हैं जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में एक फीचर है अपने पास मंथली आईटीसी टैगिंग। इसमें देखिए ये हमने टैगिंग की हुई है कि किस ट्रांजेक्शन की आईटीसी आप कब क्लेम करना चाहते हैं, कौन सी आईटीसी मेरी पेंडिंग है। देखिए 2 आईटीसी मेरी पेंडिंग है यहाँ पर और इनको भी मैं अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। तो चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कैरी पेंडिंग आईटीसी एंट्रीज टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंटर करेंगे और हमारी जो आईटीसी है, आईटीसी एंट्रीज ये भी हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। स्विच करेंगे फाइनेंशियल ईयर, F11 की प्रेस करके जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी, और यहाँ पर हम दोबारा ओपन करते हैं उसको। ये आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्रीज यहाँ पर जो पेंडिंग वाली थी, देखिए सिर्फ पेंडिंग वाली जो थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारी जो मंथली आईटीसी टैगिंग फीचर अगर हम यूज करते हैं तो हमारी जो पेंडिंग आईटीसी की एंट्रीज हैं उनको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है हाउ टू
कैरी फॉरवर्ड पार्टी एंड आइटम मास्टर विद क्लोजिंग बैलेंस होंगे। अब देखिए हमारी यहाँ पर एक कंपनी है, दूसरी कंपनी, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी एक कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम पे आते हैं, स्टॉक पर। देखिए 3 आइटम है अपने पास। एक आइटम है जिसका 100 स्टॉक हमारे पास रखा हुआ, आइटम ए का। आइटम बी में देखिएगा तो कोई स्टॉक नहीं, आइटम सी में देखेंगे तो कोई स्टॉक नहीं। अब देखिए जब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वही मास्टर आगे लेके जाए, वही पार्टी मास्टर, वही आइटम मास्टर आगे लेके जाए जिसका कोई क्लोजिंग बैलेंस हो। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो उन मास्टर बैलेंस को वो बिजी जो है आगे लेकर ना जाए। देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बिजी में शो हो रहा है आइटम मास्टर टू बी कैरीड, तो हमें सिर्फ अगर क्लोजिंग बैलेंस, जिनका क्लोजिंग बैलेंस है जिन आइटम मास्टर का, बस वही जाने चाहिए, बाकी नहीं जाने चाहिए। हमने एंटर किया इस ऑप्शन पे और स्टार्ट कर दी प्रोसेस। तो आप देखेंगे कि आइटम ए का सिर्फ बैलेंस था, सिर्फ वही कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बाकी जो 2 आइटम मास्टर थे हमारे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिन मास्टर का कुछ ना कुछ बैलेंस है सिर्फ वही फॉरवर्ड हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बाकी यहीं पर रह जाए, पुराने फाइनेंशियल ईयर में रह जाए, नेक्स्ट फाइनेंशियल में कैरी फॉरवर्ड ना हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखेंगे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्विच हो रहा है, जनरेट हो रहा है न्यू फाइनेंशियल ईयर, और सिर्फ वही आइटम बिजी लेके जाएगा आगे जिसका बैलेंसेस क्लोजिंग में रखा हुआ है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो रहा है इस कंपनी में, देखिए जनरेट हो गया। और अब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम मास्टर्स के अंदर जाएंगे और आइटम, पहले हमारे पास कितने आइटम थे, टोटल 3 आइटम्स थे। अब आप देखिए सिंगल आइटम हमारे कैरी फॉरवर्ड हुआ, आइटम बी और सी हमारे फॉरवर्ड नहीं हुए, सिर्फ आइटम ए फॉरवर्ड हुआ क्योंकि इसी का क्लोजिंग बैलेंस था। इसी तरीके से जिन मास्टर्स का बैलेंस है, जिन पार्टी का, जिन आइटम्स का क्लोजिंग बैलेंस है, सिर्फ उसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप इस फीचर का यूज करके उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो यहाँ पर आइटम के लिए अलग ऑप्शन अवेलेबल है और पार्टी के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल। हो सकता है कि आपको पार्टी सारी भेजनी हो और आइटम सिर्फ वही भेजनी हो जिनका क्लोजिंग बैलेंस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आइटम सारे भेजने हो, पार्टी सिर्फ वही भेजनी है जिनका क्लोजिंग बैलेंस हो। तो आप पार्टी का और आइटम का दोनों को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस का ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, मूव्ड क्लोजिंग बैलेंस, मूव्ड/क्लोजिंग बैलेंस। मूव्ड का मतलब कि हो सकता है कि उस मास्टर का क्लोजिंग बैलेंस ना हो, लेकिन अगर उसकी ट्रांजेक्शन हुई हो, जैसे कि कोई मास्टर ऐसा है जिसकी बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन भी नहीं हुई और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है, तो मतलब वो आइटम शायद अब आपके आता ही नहीं है, परचेज आप करते ही नहीं है उसको, तो वो फॉरवर्ड नहीं होके जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो सारा बिक गया हो, एक भी स्टॉक आपके पास ना रखी हो, बट आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन तो होती है, सेल परचेज होती है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो मूविंग में रहते हैं बट उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो मूविंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस दोनों मास्टर्स को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मूव्ड का मतलब है जिनकी ट्रांजेक्शन हुई है। तो अनमूव्ड है, सिर्फ आप उन्हीं को इग्नोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मूव्ड/क्लोजिंग बैलेंस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और आप फाइनेंशियल ईयर को जनरेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके के मास्टर, जिनकी ट्रांजेक्शन हुई है और जिनका क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों को आगे लेके चला जाएगा, और बाकी जो अनमूव्ड है, जिनका बैलेंस 0 है, उनको छोड़ देगा बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज माय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस नॉट कैरी फॉरवर्ड करेक्टली। देखिए हो सकता है कि आपका जो स्टॉक का बैलेंस है, फाइनेंशियल ईयर में आते हैं, दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 25-26, जो हमने न्यू फाइनेंशियल ईयर जनरेट किया, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी स्टॉक की रिपोर्ट में स्टॉक जो है, यहाँ पर देखेंगे स्टॉक बिल्कुल ठीक आ रही है, बट जो उसका बैलेंस स्टॉक में, मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है स्टॉक का, वो बैलेंस शीट में एंड लॉस में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैलेंस अगर आपका गलत शो हो रहा है, स्टॉक का बैलेंस आपका गलत शो हो रहा है और स्टॉक का जो इन्वेंट्री का जो बैलेंस है स्टॉक रिपोर्ट, वो बिल्कुल दोनों मैच होने चाहिए। देखिए वो तो कि जितनी आपकी क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में करेक्टली ट्रांसफर होनी चाहिए। बट इसमें मिसमैचेस क्यों आते हैं, क्योंकि जब आपने लास्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस जो है स्टॉक का, अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल ना करके अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ओपन किया हो, जैसे कि जब हम बैलेंस शीट ओपन करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करते हैं, तो ये एक ऑप्शन होता है अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, इसको आपको हमेशा यस करके ही बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करना चाहिए कि जो आपका स्टॉक का बैलेंस है वो करेक्टली आए, अपडेटेड आए। जैसे यहाँ पर स्टॉक का जो बैलेंस है एंटर करेंगे, ये आपका स्टॉक का बैलेंस है इस मंथ का, एप्रिल का। आपने कोई मैनुअली यहाँ पर स्टॉक का बैलेंस रखा हुआ है,
और आप जब नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट करते हैं, वो बैलेंस अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जाके अपने जो स्टॉक का बैलेंस है उसको अपडेट करना है बैलेंस शीट के अंदर, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करना है, तभी आपका जो स्टॉक का बैलेंस है करेक्टली कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है मिस मैचेस। अगर ट्रायल बैलेंस में मिस मैचेस आते हैं, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपके ट्रायल बैलेंस में जो है मिस मैचेस शो हो रहे हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो अगर आप हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं और आपने आपकी जो एंट्रीज हैं वो गलत हैं, मतलब अकाउंट की एडजस्टमेंट आपने गलत की हुई है, तो आपका मिसमैच आ सकता है हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के केस में। दूसरा क्या है कि आप सब लेजर यूज कर रहे हैं और उसकी एडजस्टमेंट ठीक से नहीं की हुई, तो आपका ये मिसमैचेस आ जाएंगे। तीसरा क्या है कि आपने कोई ऐसा मास्टर जिसकी फाइल में कुछ करप्शन आ गई है और उसका बैलेंस ठीक से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो आपके मिसमैचेस आ सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक चौथा रीजन ये भी हो सकता है कि आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद जाके आपने प्रीवियस ईयर में काम किया और आपका बैलेंस चेंज हो गया, तो आपका करंट ईयर का जो बैलेंस है और बैक प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मिसमैच हो सकता है। केस में आपको क्या करना है कि जब भी आप फाइनेंशियल ईयर में आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपका ट्रायल बैलेंस का, ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे लेजर होते हैं उनके बैलेंसेस को चेक करते हैं, और ये आपका ओपनिंग ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर से मैच नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में आप जाएंगे, प्रीवियस ईयर में F11 की प्रेस कीजिए। F11 की प्रेस करने के बाद तो सबसे पहले अपनी ट्रांजेक्शन को चेक कर लीजिए कि सारी ट्रांजेक्शन आपकी ठीक है, अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, हाउस कीपिंग में जाके अपडेट मास्टर बैलेंस और रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल, ये दो यूटिलिटी, एक ये और अपडेट मास्टर बैलेंस, दो यूटिलिटी रन करने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर को दोबारा फॉरवर्ड कीजिए, फाइनेंशियल ईयर दोबारा चेंज कीजिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए बैलेंसेस अपने, और आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि वाई आर सम मास्टर नॉट फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हो सकता है कि आपके कुछ मास्टर जो हैं वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में ना जाएं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो मैंने आपको यही बताया कि आपने जो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस वाले मास्टर हैं उन्हीं को लेके गए हैं, मूविंग वाले जो बैलेंस मास्टर्स हैं उन्हीं को लेके गए हैं। तो अगर आपको दोबारा उनको भेजना है, तो क्या कर सकते हैं, सेम जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है कि आप प्रीवियस ईयर में जाइए, रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल, इस ऑप्शन को आप ओके कर दीजिए, इस प्रोसेस को चला दीजिए, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कीजिए अपना फाइनेंशियल में जो बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड कीजिए, आपका बिल्कुल करेक्टली फाइनेंशियल ईयर में, न्यू फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट ट्रांजिशन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इफ एंट्रीज आर पेंडिंग। देखिए 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, हो सकता है कि आपको 1 अप्रैल से बिलिंग स्टार्ट करनी हो और उसके, लेकिन आपकी जो इस ईयर की कुछ एंट्री जो है वो पेंडिंग रह गई है। होता है, कई बार होता है, जीएसटी की एंट्री पेंडिंग है या फिर कोई पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री पेंडिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आप जाइए। प्रीवियस ईयर में जाने के लिए आपको क्या करना है, बस F11 की प्रेस करनी है, और F11 की प्रेस करके आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे। अभी ये हम करंट ईयर में आ गए हैं, अभी हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर है और हमें प्रीवियस ईयर में जाना है। F11 की प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, हमारा प्रीवियस ईयर ओपन हो जाएगा। अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम पोस्ट कर लेंगे, कोई भी हमारी एंट्रीज है प्रीवियस ईयर की पेंडिंग है उसको पोस्ट कर लेंगे। पोस्ट करने के बाद अपडेट मास्टर बैलेंस चला के और एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे, और यू आर गोइंग टू चेंज जो फाइनेंशियल ईयर रेट है, और डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेस, यस करेंगे। अब आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पर ऑल मास्टर्स की जगह सिर्फ न्यू एंड चेंज मास्टर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि आपके सारे बैलेंसेस ना जाकर सिर्फ वही बैलेंसेस फॉरवर्ड हो जिनमें आपने कुछ चेंजेस किए। तो आप इस ऑप्शन पे एंटर करेंगे, सिर्फ आपके जो एंट्रीज आपने किए हैं जिन मास्टर्स की, जिस आइटम की एंट्री की है, सिर्फ वही जो मास्टर है वो कैरी फॉरवर्ड हो गए, बाकी सारे एज इट इज स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है, कैन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मास्टर टू बी मॉडिफाइड इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। देखिए जब आप फाइनेंशियल ईयर आपका बन जाता है, तो आपको सपोज आइटम का कोई ओपनिंग स्टॉक है, इसको अगर आपको चेंज करना है, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए आप चेंज नहीं कर पाएंगे। पर आप अकाउंट का लेजर का कोई बैलेंस है, बैलेंस इसको हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर से बैलेंस होके आ रहा है, तो हम इसको चेंज मैनुअली नहीं कर सकते। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करने के बाद मतलब कि अब जो कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, सिर्फ उसी में आप बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जो उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर के बैलेंसेस हो सकते हैं, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस से उठ के ही ओपनिंग बैलेंस बनते हैं, तो इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, why is the previous financial year appearing as the suffix is the voucher numbering। अब देखिए बार ऐसा होता है कि अब देखिए हम बिल बना रहे हैं, यहाँ पर बिल आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि वाउचर नंबरिंग शो हो रही है।
जो बैलेंस इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में जो सफिक्स है वो 2025-26 आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि अब जैसे प्रीवियस ईयर में जो बिलिंग हो रही होगी उसमें तो 24-25 आ रहा होगा, देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे में गए और यहाँ पर हम एक बिल बनाते हैं, देखिए यहाँ पर 24-25 आ रहा है, ये 24-25 की बिलिंग है। और हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में आते हैं, फाइनेंशियल ईयर में हम आए हैं, ऐड करते हैं बिल, और जो नया बिल बना रहे हैं यहाँ पे 25-26 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बट कई बार कई यूजर जो होते हैं वो कहते हैं हमारा 24-25 ही आ रहा है। तो किस रीजन से आता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, सेल्स पर एंटर करना है, मेन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वाउचर नंबरिंग ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने जो सफिक्स है वो क्या लिया हुआ है। सफिक्स आपने ये लिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर जो फिक्स या सफिक्स है इसको आप नॉट रिक्वायर्ड करके इसी के आगे ये प्रीफिक्स है यहाँ पर ही आप लिख देते हैं 24-25। देखिए 24-25 आपने ये लिख दिया, ये आपने मैनुअली लिख दिया एक तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जब हमने अगर सेट किया हुआ होगा तो देखिए आप यहाँ पर 24-25 ही आ रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है हमारा 25-26, बट यहाँ पर नंबरिंग में 24-25 ही आ रहा है क्योंकि हमने मैनुअली वाउचर नंबरिंग सेट की हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके वाउचर नंबरिंग में यहाँ पर आपको मैनुअली सफिक्स नहीं डालना है। फिक्स आप कैसे डालेंगे, आप यहाँ पर एज सफिक्स सिलेक्ट करेंगे और अपना जो भी फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपको फाइनेंशियल ईयर कैसे चाहिए, 2024-25 लिखा है, 2025-26 लिखा है, या फिर सिर्फ 25-26 लिखा है। अब देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, नो करेंगे यहाँ पर, और अब आप देखिए तो ठीक आपका जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर देखिए आ रहा है, शो हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वाउचर नंबर की कॉन्फ़िगरेशन कैसी की हुई है। ऐसा था हाउ टू प्रिवेंट पेंडिंग मटेरियल इशू रिसीट फ्रॉम बीइंग कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए आपको मटेरियल इशू और रिसीट के जो वाउचर होते हैं इसमें हम मटेरियल इशू रिसीट में देखिए हम जॉब वर्क भी बनाते हैं, हम यहाँ पर चालान भी बनाते हैं, हम यहाँ पर कई सारी जो चालान रिवर्सल की एंट्री भी करते हैं। जो मटेरियल इशू करते हैं पार्टी को, सिर्फ हमें इन्वेंट्री के मूवमेंट करनी होती है, अकाउंटिंग की मूवमेंट नहीं करनी होती है, तो हम सिर्फ मटेरियल इशू या रिसिप्ट का वाउचर पोस्ट कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में पेंडिंग मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव के वाउचर नहीं जाने चाहिए, तो इसके लिए आप फीचर्स ऑप्शन में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन है एक, देखते हैं कैरी वाला ऑप्शन है, कैरी पेंडिंग मटेरियल इशू रिसीट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसको आप डिसेबल कर देंगे, इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर देंगे, और उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो आपके जितने भी पेंडिंग मटेरियल इशू और रिसिप्ट के वाउचर है वो फॉरवर्ड नहीं होंगे। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इसलिए ये फॉरवर्ड हो जाते हैं। जैसे कि आपके चालान की एंट्रीज जो भी आपने की हुई है, प्रीवियस चालान है, तो वो आपके कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में। बट अगर आप चाहते हैं इनको स्टॉप करना तो आप इस ऑप्शन को अनक्लिक कर सकते हैं, इसके बाद इसको आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपका पेंडिंग जो मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीप्ट वाउचर है वो नहीं जाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट क्वेश्चन इज गेटिंग RTE 91 एरर वाइल चेंजिंग फाइनेंशियल। देखिए हो सकता है आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ये आप जनरेट करते हैं और आपने जनरेट किया, मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, और यहाँ पर हमने ओके किया, यस किया, यहाँ पर ये जनरेट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस के बीच में इन केस कोई एरर आ जाए, रन टाइम एरर 91 भी हो सकती है, कोई दूसरी एरर भी हो सकती है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो डाटा है उसमें कुछ करप्शन हो सकता है कि आपकी प्रोसेस पे सर्वर बंद हो गया हो, या फिर कुछ ना कुछ डेटाबेस में कुछ छेड़खानी हुई, कोई फाइल डिलीट हो गई गलती से, तो किसी भी मतलब वजह से रन टाइम एरर आ सकती है। कोई जंक कैरेक्टर हो ट्रांजेक्शन में तो आ सकती है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर अगर आपकी इस प्रोसेस में आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर है उसमें जाके आपको रीराइट बुक रन करना है। रीराइट बुक आप कैसे रन करेंगे मैं आपको इसकी प्रोसेस समझाता हूँ। फाइनेंशियल ईयर हमारा देखिए बिल्कुल स्मूथली जा रहा है, कोई इसमें एरर नहीं आ रही है। इन केस बहुत ही रेयर चांस है कि आपकी इसमें एरर आए, करप्शन की वजह से हो सकती है, और ये करप्शन आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकती है, एबीसी की बात नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकती है। तो अगर कोई करप्शन आ गई है या फिर कुछ भी जंक कैरेक्टर आ गए हैं, तो आपकी अगर इस प्रोसेस में कोई एरर आ जाती है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वहीं पर से पहले जब रन टाइम एरर आएगी तो बिजी बंद हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बिजी ओपन करना है, उसका डाटा का बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बाद आपको कंपनी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको हाउस कीपिंग में जाके रीराइट बुक, ये ऑप्शन जो है इसको आपको रन कर देना है, रीराइट बुक। रखिए आपको बैकअप लेके करना है,
बैकअप लेने के बाद इस ऑप्शन को आपको रन कर देना है। आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो एक तरीके से आपका जो डाटा है उसकी सारी फाइलें रिफ्रेश हो जाएंगी, और ये फाइलें रिफ्रेश हो जाती हैं। इसके बाद जब आप फाइनेंशियल ईयर जनरेट करेंगे तो आपका करेक्टली फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, कि एरर दोबारा नहीं आएगी। ये आपको रीराइट बुक की प्रोसेस रन करनी है, इसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज कीजिए और आपका